आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। लास्ट क्लास में जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने सिखाया तो मे बी आप लोगों ने हो सकता है ये पहली बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हो। मैंने जब पहली बार ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था तो मुझे ये सबसे ज्यादा फर्जी प्रिंसिपल लगा था। मुझे लगा ये सब बातें बताने की जरूरत क्या है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता होती है कि एक ऑब्जेक्ट पे 2 या 3 फोर्सेस लग रहे हो या 4 लग रहे हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्स को ऐड कर देना चाहिए। तो उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से पढ़ाते क्यों है? इसमें प्रिंसिपल या कोई रूल बनाने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब मैंने गहराई से उसको समझा तो मेरा दिमाग उड़ गया, मेरा होश उड़ गया। मुझे लगा यार ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज बताई। देखो क्या बताई। लास्ट क्लास में अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने ये सिखाया आपको कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के समेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि F1 जो फोर्स है जो Q1 ने Q पे लगाया वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी दूसरे कोई चार्ज लाओगे या नहीं लाओगे Q1 अपना फोर्स चेंज नहीं करेगा, और Q2 जो फोर्स लगा रहा है F2 वो भी दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है Q2 ने जो फोर्स लगाया वो F2 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ Q1 वहां पे प्रेजेंट था या नहीं था। तो कूलम्स लॉ इसी हिसाब से तो आंसर बता रहा है। कूलम्स लॉ भी कौन से 3 चार्ज का फोर्स बताता है या 4 चार्जेस का फोर्स बताता है? कूलम्स लॉ इसलिए केवल 2 चार्ज का फोर्स लगाता है। तो 2 चार्ज का फोर्स निकालना बड़ा आसान है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो 2 चार्ज का फोर्स आ गया तो सर ये तो केवल 2 का ही आया, हाँ तो इन दोनों का भी निकाल दो, इन दोनों का भी निकाल दो, इन दोनों का भी निकाल दो। ये चार्ज सभी चार्जेस के लिए इंडिविजुअली एक्ट करता रहेगा। आपको ऐसे कुछ ब्रेक नहीं करना कि ये चार्ज इसके साथ इन्वॉल्व हो गया तो अब इसके साथ फोर्स नहीं है। सभी चार्ज का इस पे इंडिविजुअल फोर्स है और सबको ऐड कर दो। ये हम इतनी बार करते आए कि हमें बड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन सोच के देखो ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल चीज है। ये कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये तो मान ही लिया। F1 का वैल्यू F2 F3 F4 पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने होमवर्क में 1-2 क्वेश्चंस दिए, इसको जरा देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे 2 चार्जेस हैं, एक है +Q और दूसरा है +Q, और बोल रहा है इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया q। तो मिड पॉइंट पे रख दिया तो +Q इस Q पर जो फोर्स लगाएगा ये वाला +Q भी इस Q पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो दोनों साइड के चार्जेस बराबर है तो बराबर फोर्स लगाएंगे, इसलिए मिड पॉइंट पर ये चार्ज बैलेंस रहेगा बीच वाला। हमको बीच वाले को बैलेंस नहीं करना है। हम बीच वाले को बैलेंस करने की भी कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी बैलेंस नहीं करना, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, क्योंकि दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस है, दोनों साइड से बराबर चार्ज है, तो दोनों साइड से बराबर फोर्स होगा। लेकिन सर इसका साइन तो पता नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो दोनों रिपल्शन आपस में कट जाएंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव ही है। बीच वाले चार्ज के साइन से फर्क नहीं पड़ रहा, बीच वाला तो बैलेंस है। हमें साइड वाला चार्ज बैलेंस करना है, क्योंकि लिखा हुआ इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय +Q प्लेस्ड एट x = 0 at 0। तो यहां पे x = 0 पे है, ये x = d पे है और ये d/2 पे। तो x = 0 वाले पे नेट फोर्स 0 करना है, तो मैंने क्या किया, अब फोर्स को थोड़ा वेक्टर टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वेक्टर के हिसाब से लिखूं तो इस फोर्स के इसके ऊपर फोर्स लिखूंगा K Q बाय d स्क्वायर माइनस i कैप। ये माइनस i कैप क्या है? ये +Q से इस -Q का पोजीशन वेक्टर -i कैप है। अच्छा, इस +Q से सॉरी इस Q से इस Q का भी पोजीशन वेक्टर -i कैप है। ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, तो प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बाय d/2 का होल स्क्वायर -i कैप। ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। सर लेकिन वेक्टर का फॉर्मूला तो आपने ये बताया था, K Q1 Q2 वेक्टर R बाय R क्यूब। हाँ ये बताया था, लेकिन इसमें से R इधर ले जाओगे तो K Q1 Q2 वेक्टर R बाय R इंटू R स्क्वायर। ये जो वेक्टर R बाय R है ये यूनिट वेक्टर हो गया।
तो यूनिट वेक्टर की तरह मैंने माइनस आई कैप और इसका भी माइनस आई कैप लिख दिया। ये हो गया नेट फोर्स, लेकिन नेट फोर्स को कर देना है जीरो। तो के क्यू आई कैप माइनस आई कैप डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा Q प्लस 4Q इक्वल टू 0। तो Q का वैल्यू आया -Q/4। अपने आप साइन भी आएगा, वेक्टर सम जीरो कर देंगे, -Q/4। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा था, कोई बात नहीं। ये जो हमने वेक्टर में लिखा ये थोड़ा समझना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हुआ है। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? किसी भी एक चार्ज पर दो चार्ज का नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है? इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल के ऐड कर दो। तो ये कौन सा मेथड हुआ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही हुआ। एक क्वेश्चन और करते, ये भी होमवर्क था। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर केप्ट एट द फर्स्ट 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल। अगर आप थोड़ा जानकार हैं और सेंटर पे -Q चार्ज रखा है, तो आपको यह पता होगा कि अगर यहां पर भी कोई +Q होता तो नेट फोर्स ऑन -Q, इफ देयर इज अ +Q चार्ज एट 6th vertex, then net force on -Q at center is 0। सेंटर वाले -Q पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 5 फोर्स का सम, 1 to 5 का सम, 5 फोर्स का सम प्लस 6th फोर्स इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है 5 चार्जेस के फोर्स का सम 6वें चार्ज के फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ये बचेगा यही लगाएगा फोर्स, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो 6 के 6 होते तो सारा 0 हो जाता, क्योंकि एक बचा है तो एक का फोर्स ले लेते। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि जो नेट फोर्स है, जो बचा हुआ फोर्स है, वो 6th फोर्स बोल दो या सारे 5 का सम बोल दो, इक्वल टू KQ -Q अपॉन L²। ऐसा आंसर हो गया। अब इसमें वैल्यू यही है कि यहां तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, KQ²/L² न्यूटन लिख दिया, क्योंकि यहां वेक्टर में नहीं लिख रहे, इसलिए वेक्टर में नहीं लिख रहे। अगर मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा तो फिर मैं साइन लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं होती। मतलब आप अगर वैल्यू लिख रहे हैं फोर्स का, तो प्लीज डू नॉट कीप द चार्जेस विथ साइन। Three particles each of mass 1 gram carrying a charge Q are suspended from a common point by insulated massless strings, each 100 centimeter long. If the particles are in equilibrium and located at corners of equilateral triangle of side 3 centimeter. यहां पे 3 particles हमने सस्पेंड कर दिए और ये 3 particles ऐसे सस्पेंड हुए कि ये ऐसा लग रहा है नीचे बेस पे एक ट्राइंगल बना रहे हैं और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहां से सस्पेंडेड है। आप डायग्राम थोड़ा समझ गए क्या? एक ही पॉइंट से 3 धागे हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों के नीचे बेस को ज्वाइन कर दिया तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह नजर आ रहा है। ये ट्राइंगल का साइड 3 सेंटीमीटर है और ये जो ऊपर से वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, पर ये जो वर्टिकल है जो इस ट्राइंगल को टच करेगी वो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे टच करेगी। अगर ट्राइंगल के साइड का लेंथ L हो और इस या स्मॉल l हो और थ्रेड का लेंथ कैपिटल L हो, तो ये वाला जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेकर और उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है ये L/√3 होता है। अगर एक सामने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दूं और इसके 3 वर्टिसेस पे पार्टिकल हो तो सेंट्रॉइड से ऊपर 3 धागे ऐसे करके हवा में ऐसे मीट कर रहे होंगे, तो सेंट्रॉइड से कॉर्नर तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये साइड L के 3 साइड्स हैं, तो L/√3 हो जाए। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा
जिसमें ये डिस्टेंस L बाई √3 और ये कैपिटल L है, यहां एंगल थीटा मान लेता हूं मैं। यहां पे पार्टिकल है जिसका वेट mg लग रहा है और इधर दोनों साइड से एक एक फोर्स लग रहा होगा जो L डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज की वजह से आ रहा है। अगर एक चार्ज, तीनों चार्ज Q है तो ये जो एक चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा, एक चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ चार्ज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू √3f लिख सकते हैं, नहीं तो 2f cos 30 लिख सकते हैं। अगर एक फोर्स F लगे, दूसरा फोर्स F लगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री एंगल बनता हो तो दोनों साइड से 30 डिग्री पर फोर्स का रिजल्टेंट जाएगा। तो ये जो फोर्स का रिजल्टेंट है ये 2f cos 30 हो जाएगा। यानी कि इस किसी भी पार्टिकल पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 2f cos 30 हो जाएगा। cos 30 मतलब ये ट्राइंगल में अंदर एंगल 60 डिग्री बन रहे हैं उसके, यहां पे 60 डिग्री। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक पेंडुलम अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पर टिल्टेड हो तो यहां पर tan थीटा का वैल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स 2f cos 30 अपॉन mg हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा चार्ज बता दो, मास दिया हुआ है। tan थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये लेंथ 100 सेंटीमीटर इस 3 सेंटीमीटर बाय √3 यानी कि √3 सेंटीमीटर से बहुत बड़ी है, इसलिए tan थीटा को sin थीटा को थीटा ही लिख देंगे। अब tan थीटा का वैल्यू लिख रहा हूं √3 अपॉन 100 इक्वल टू 2 KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। L की जगह 3 सेंटीमीटर रखेंगे, cos 30 की जगह लिख दिया √3/2 और इधर लिख दिया mg। ये इक्वेशन से सॉल्व करें तो Q का वैल्यू निकल आएगा। जरा बताओ आंसर समझ में आया क्या? मेथड समझ में आया? कॉर्नर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस L बाई √3 होता है, ये कोई ना पूछे। अगर आपको पूछने का मन है तो आप पूरा ये हाइट निकाल दो और उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। अगर ये नहीं पता है तो ये याद कर लो भाई, मैथ्स में सिखाया जाता है। सेंट्रॉइड, कॉर्नर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस L बाई √3 है। अगर L साइड का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये बात बड़ी जग जाहिर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें। नीचे 3 चार्ज के एक मिला के इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो ऐसे सस्पेंडेड पॉइंट से 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के 3 धागे गए और नीचे ट्राइंगल बन गया केवल 3 सेंटीमीटर साइड का, ऐसे छोटा सा ट्राइंगल है। तो आप देखेंगे जरा सा, ये इतना नहीं खुल रहा है, जरा सा खुल रहा है, जरा सा ऐसे खुल रहा है, पिरामिड ऐसे जरा सा खुल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की सेंट्रॉइड से पास होने वाली, तो तीनों धागे वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए दिख रहे हैं। एक वर्टिकल लाइन है, एक धागा इधर जा रहा है, एक धागा उधर जा रहा है, एक धागा पीछे आ रहा है। उन तीनों को ग्राउंड पे ऐसे मैंने टच कराया तो 3 का ट्राइंगल बन गया है। तो नीचे बेस पे जो ट्राइंगल है वो मैंने यहां बनाया। अब ये जो बेस पे ट्राइंगल है इसमें 3 चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो किसी एक चार्ज को कितने चार्ज रिपेल करेंगे? आप बोलेंगे किसी एक चार्ज को 2 चार्ज रिपेल करेंगे। तो मैंने कहा ये 2 चार्ज मिलके कितना रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे? तो आपने बोला अगर ये KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर है और ये इधर से फोर्स KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ये F है, ये F है, तो 2F cos 30। अब 2F cos 30 का जो वैल्यू आया उसको मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि जो ट्राइंगल के तीनों चार्जेस हैं वो सब एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तीनों चार्ज एक ही प्लेन में ऐसे रखे, एक ही प्लेन में ऐसे ट्राइंगल बना के, तो एक चार्ज अपने से दूर धक्का दे रहा है, दूसरा अपने से दूर धक्का दे रहा है, यानी नेट रिजल्टेंट धक्का ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए धागा आपको वर्टिकल से थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है।
अगर धागा वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा तो tan थीटा का वैल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। ये जो बात है इसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं भाई, एक बार सीख लो कहानी खत्म करो कि अगर धागा से सस्पेंडेड पार्टिकल वर्टिकल नहीं थोड़ा साइड में है, इसका मतलब कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स जरूर होगा। तो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल कर दो, tan थीटा आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 2F cos 30, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दिया, mg अलग से है। tan थीटा का वैल्यू छोटा है, ये हमें कैसे पता चल गया? वैल्यू देख के पता चल गया। धागे का लेंथ है 100 सेंटीमीटर और जो ट्राइंगल बन रहा है नीचे उसका साइज है केवल 3 सेंटीमीटर। उसमें भी जो सेंट्रॉइड वर्टिकल से डिस्टेंस बता रहा है वो है L/√3 यानी √3 सेंटीमीटर। तो ये एक साइड √3 सेंटीमीटर है जबकि दूसरी साइड 100 सेंटीमीटर है। तो ये ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे पतला सा ट्राइंगल है। अब ये इतना पतला ट्राइंगल अगर तुम बनाओगे तो इसमें ये जो थीटा है ये tan थीटा sin थीटा सब बराबर हो जाएंगे, ये आर्क बाय रेडियस जैसा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया √3 और ये डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर। √3 अपॉन 100 करोगे तो tan थीटा और sin थीटा, अगर sin थीटा का वैल्यू भी पूछा होता तो यही। इस प्रकार से हमने सवाल सॉल्व किया। चलिए लिखा 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन आर फिक्स्ड एट पॉइंट ए एंड बी। दोनों चार्ज, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज इज टू बी बैलेंस्ड एट पॉइंट पी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस। आपको बताना है ये दोनों चार्ज की वजह से कोई भी अलग से चार्ज हम तीसरा चार्ज रखेंगे तो वो किस पॉइंट पर बैलेंस हो जाएगा। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आराम आराम से समझो। लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अगर मान लीजिए यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करके मैं कहीं पर भी चार्ज बीच में किसी चार्ज क्यू को रखूं, लिखा हुआ थर्ड पॉइंट चार्ज इज टू बी बैलेंस्ड एट पॉइंट पी। हमें पता नहीं है कहां पॉइंट पी, लेकिन हमने कोई जनरल पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रखा। अब ये पॉजिटिव, मान लीजिए ये तुम्हारा थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी फोर्स लगेगा वो ऐसे कंपोनेंट बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, यानी ए बी लाइन के पैरेलल। तो ये फोर्स तो जीरो नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट आने चाहिए, ये तो अलग अलग एंगल पे आ रहे हैं। इसी प्रकार से नीचे किसी पार्टिकल को रखोगे तो भी रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा और ये फोर्स जीरो नहीं बन पाएगा। फिर हमने सोचा सेकेंड ऑप्शन करते हैं, इज एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब लाइन ए बी के मिड पॉइंट पे रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज Q और नेगेटिव चार्ज Q की वजह से अगर इस पॉजिटिव चार्ज Q पे फोर्स देखेंगे तो ये रिपेल करेगा और माइनस Q अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। हमको बैलेंस करना है, तो बी ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर ए के लेफ्ट में किसी पॉइंट पर हमने चार्ज Q को रखा तो ए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ए उसको रिपेल करेगा और बी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स अपोजिट में है, लेकिन ए का डिस्टेंस कम है। KQ/R², KQ1 Q2/R² की वजह से ए का जो मतलब प्लस Q का जो फोर्स है वो बड़ा होगा और माइनस Q की वजह से जो फोर्स होगा वो कम होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। अगर हम यहां से राइट में जाएंगे तो फिर यहां से अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि जो माइनस Q का फोर्स है वो बड़ा हो जाएगा और प्लस Q का फोर्स छोटा हो जाएगा। तो यहां पर भी फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा और यहां पर भी बैलेंस नहीं हो रहा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है क्योंकि बाकी सारे गलत हैं। भाई अगर हम ए पॉइंट से लेफ्ट में या बी पॉइंट से राइट में लिखेंगे तो हमेशा फोर्स के बीच का यानी चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट आर डिफरेंट। ए से पास में है और बी से दूर है। अगर ए से पास है और बी से दूर है तो ए से जो फोर्स बनेगा ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और बी से जो फोर्स बनेगा वो कम स्ट्रांग होगा। थोड़ा इमेजिन करो
ये बड़ा फोर्स लगा रहा, वो छोटा तो कटेगा कैसे? सेंट्रॉइड वाला L/√3 जो डिस्टेंस है वो कैसे आता है, यही बच्चों का सवाल है। और कह रहे कैसे प्रूव करें? अरे कभी तुमने उसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर बना देना यार, उसका 1:2 का रेशियो ही सेंट्रॉइड होता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L cos 30 होता है। cos थीटा sin थीटा लगाओ ना भाई, ज्योमेट्री तो बहुत इजी चीज है। चलिए एक बार और सेंट्रॉइड आ गया, इसलिए आपकी मन की मुराद में पूरी कर देता हूं। अब देखो भाई, मैं ऐसी चीज बता रहा हूं जिसको बताते समय मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि अब क्या है कि हाँ, अगर मैं ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तो यहां एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये साइड अगर L है, ये पूरा लेंथ ये L cos 30 हो जाएगा। L cos 30 का वैल्यू होता है L × √3/2। फिर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस का रेशियो 2:1 होता है, यानी कि ये डिस्टेंस 2/3 हो जाएगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोलूं, यहां कॉर्नर से सेंट्रॉइड के डिस्टेंस को x, तो x को बोलूंगा पूरा, जैसे ये कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट B है, तो पूरा साइड AB का लेंथ आ गया ये, तो ये AB का 2/3 कर दो, तो L × √3/2 × 2/3, L/√3 आ जाएगा। आज आपने ऐसा सवाल किया है जो सचमुच जेईई एडवांस में पूछा जाएगा, है कौन सा? कि ये L/√3 यहां से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कैसे आता है। ये हर साल जेईई एडवांस में आता है, केवल एक ही सवाल करना होता है बस। 3 charges QA, QB and QC are placed on vertices of a triangle of length L. Another charge Q is kept at a center O. सेंटर O पे रखा, यहां O लिख देते हैं, यहां चार्ज Q है, सेंटर O है, और ये वर्टिसेस A, यहां पे A लिख देते हैं, यहां B लिख देते हैं, यहां C लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। Q is kept at the center of the triangle. Determine the magnitude of net force acting on Q if QA, QB, QC का वैल्यू बराबर है। तो पहला पार्ट में नेट फोर्स ऑन Q एट O इज 0। यह हमको कैसे पता चला? क्योंकि सेंट्रॉइड पे अगर इक्वल चार्ज रख दोगे, तो ये बीच में अगर कोई Q रखोगे, यहां भी Q Q Q रखोगे, तो ये वाला अपने से ऐसे रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो 3 फोर्सेस लगेंगे और तीनों फोर्स बिल्कुल बराबर होंगे और उनके बीच में एंगल भी बराबर होगा। आपने अगर लैमीज थ्योरम या कोई भी सिमिट्री का रूल पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 3 फोर्स लगते हो और सभी का मैग्नीट्यूड भी बराबर और एंगल भी बराबर हो, तो उनको एक साथ ड्रॉ करने से उनका ट्राइंगल क्लोज हो जाना है, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाना है। ये 3 के लिए नहीं, कितने के लिए भी रूल काम करता है। बी पार्ट का आंसर कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये रहा सवाल, ये था कि अगर तीनों पे चार्जेस अलग हो तो कैसे करेंगे और नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। अभी ये सब करते हैं। देखो, इसको पेज को उधर लगा दूंगा। अगर एक चार्ज Q है, दूसरा 2Q है, तीसरा 3Q है, तो आप और सेंटर वाले चार्ज का फोर्स देखना है। आपको पता है कि Q वाला अगर फोर्स F लगाएगा तो 2Q वाला फोर्स 2F लगाएगा और 3Q वाला फोर्स 3F लगाएगा। कैसे? आप फॉर्मूला लगाओ, K Q1 Q2 बाय R²। ये डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं, तो K Q1 Q2 बाय R²। ये हो गया फोर्स F। फिर दूसरा जो फोर्स निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, लेकिन चार्ज भी एक सेम है और दूसरा चार्ज डबल हो गया, तो K Q × 2Q अपॉन R² करना पड़ेगा। तो आप जब सेकेंड फोर्स निकालोगे तो फर्स्ट फोर्स का डबल दिखेगा। आप ध्यान से देखो, ये K Q Q बाय R² से 2 हो गया और इधर में तीसरा चार्ज ऐसा है। तो हम लोग यहां इसको केवल अलग से ड्रॉ कर सकते हैं
कि मैंने देखा एक फोर्स लग रहा है F, दूसरा फोर्स लग रहा है 2F, तीसरा फोर्स लग रहा है 3F। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये मतलब तीनों के बीच में 120 डिग्री है, तो आप ये एंगल भी 120 डिग्री है, मतलब 30 एंड 90, ये एंगल भी 30 एंड 90 है। तो ऐसे हो गया। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो F cos 30, F sin 30, 2F cos 30, 2F sin 30 एंड 3F। तो हॉरिजॉन्टल में टोटल फोर्स देखा तो हमारा वैल्यू पीछे है 2F cos 30, तो मैंने Fx का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखा, वैसे तो पीछे की तरफ है लेकिन 2x मतलब मैग्नीट्यूड केवल लिखे तो F 2F cos 30 पीछे, F cos 30 आगे, यानी F cos 30 बचेगा, यानी √3 F/2 Fx में। और Fy का वैल्यू निकाले तो ऊपर है 2F sin 30 और F sin 30, sin 30 होता 1/2, तो 2F प्लस F यानी 3F sin 30 यानी 3F/2, नीचे 3F है, तो ऊपर है 3F/2 और नीचे है 3F, तो नीचे की तरफ बचा 3F/2। अब अगर एक X कंपोनेंट हो जाए और एक Y कंपोनेंट हो जाए तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स का आंसर हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू √3F/2 प्लस का होल स्क्वायर और 9F²/4। 9 प्लस 3 होता है 12, 12 से 4 कैंसिल करा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3F। ये नेट आंसर आ गया, जिसमें से F का वैल्यू KQ²/R² है, यानी KQ²/L²/√3। तो हमारा जो नेट फोर्स का आंसर है वो √3 इंटू 3KQ²/L², R की जगह L/√3 रख दिया। √3 बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। अभी देखो कुछ बच्चों को थोड़ा शुरुआत में चैलेंज इसलिए आएगा क्योंकि इस तरीके के सवाल आपने बहुत दिनों पहले किए होंगे, जब आप 12th में होंगे तब किए होंगे, या तब भी हो सकता है नहीं किए हो। तो ये जो ट्राइंगल वराइंगल बन रहे हैं और चार्ज इधर आ रहा है और रिजल्टेंट आ रहा है, ये सब जो है करने में थोड़ा समय आपको लग सकता है। तो 1-2 दिन आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सारे एंगल वगैरह, ये सारे वैल्यूज दिखने लगेंगे। हाँ, चलिए चलो ये और एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, बहुत जल्दी से करना है, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एज शोन। if an electron is placed at the center, force on it will be। अब ये बताओ, यहां पे सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे जैसे मैं अलग से रिपल्शन अट्रैक्शन कर दूं तो F और यहां पे A B C, यहां C लिख देता हूं, तो F और C का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी -2q है, यहां भी -2q है, तो -2q वाला इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करेगा, ये -2q वाला भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो F और C का तो फोर्स कैंसिल कर दिया, ये तो गए। फिर 3q वाला फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये q वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक बात है। तो 3q वाला 3F फोर्स लगाएगा और q वाला F लगाएगा, तो यहां पे 3F लिख दिया, यहां F लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस सबके बराबर है। अच्छा, -q वाला अपने से दूर रिपेल करेगा, तो ये F लिख दिया, +2q वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो 2F लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन पे ये जो EB वाली लाइन है
उसमें 3F ऊपर लग रहा है, F नीचे लग रहा है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 2F का B की तरफ लगेगा, पॉइंट B की तरफ, क्योंकि 3F ऊपर लग रहा था, F नीचे लग रहा था। ऐसे ही B पॉइंट की तरफ इसने लगाया 2F और ऊपर वाले ने लगाया F, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो F और 2F मिला के यहां फोर्स हो गया 3F। अब आप बताओ, एक फोर्स है 2F और एक फोर्स है 3F, तो रिजल्टेंट बीचों बीच, यानी कि ये FC वाले लाइन की तरफ तो जाएगा नहीं, इससे थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बड़े फोर्स की तरफ टिल्ट हो जाता है। अगर ये दोनों 2F होते तो ये जो FC वाली लाइन है, F से C वाली लाइन है, इस लाइन पे रिजल्टेंट बैठ जाता। तो हमारा जो आंसर है 0 भी नहीं है, अलोंग OC भी नहीं है, अलोंग OF भी नहीं है, तो हमारा आंसर इस केस में भी नन ऑफ दीज है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है 2 आइडेंटिकल चार्जेस, यानी प्लस Q एंड प्लस Q आर केप्ट ऑन y एक्सिस एट 0, प्लस A एंड 0, माइनस A। तो ये A हाइट ऊपर रख दिया है, ये A हाइट नीचे रख दिया है, और यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज Q और रख दिया। पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन Q चार्ज। ये भी स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q। तो मैंने कहा भाई ये चार्ज इसको अपने से ऐसे दूर रिपेल करेगा, आप ऐसा बना लीजिए। ये चार्ज इसको अपने से दूर ऐसे रिपेल करेगा, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने बोला यहां जी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसका F cos थीटा कंपोनेंट सामने हो जाएगा, F sin थीटा कंपोनेंट नीचे हो जाएगा। नीचे से जो फोर्स लगेगा उसका भी एंगल थीटा है, क्योंकि सामने के डिस्टेंस सब बराबर है, तो यहां भी थीटा ले लिया, तो F फोर्स लग रहा है, तो F cos थीटा सामने हो गया, F sin थीटा ऊपर हो गया। आप देख के बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो 2F cos थीटा हो जाएगा, 2a QQ अपॉन ये जो डिस्टेंस r है उसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो r स्क्वायर k QQ बाई r स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में या तो ऊपर या नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की जगह x लिखा, हाइपोटेनियस की जगह अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा। ये स्क्वायर हो गया है, ये रूट आ गया है, तो 2k QQ इंटू x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारे नेट फोर्स का आंसर आया। अभी ये जो फोर्स है ये अवे बाहर की तरफ धक्का दे रहा, बाहर की तरफ। ये जो फोर्स है बाहर की तरफ, इफ चार्ज Q is negative then फोर्स F इज इक्वल टू, ये जो नेट फोर्स आया ये 2k QQ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2 टूवर्ड्स ओरिजिन आया। सर ये तो इक्विटोरियल का रिजल्ट है। नहीं भाई, ये इक्विटोरियल का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये डाइपोल नहीं है,
ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता है, और ये डाइपोल के इक्वेटोरियल का रिजल्ट भी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट इक्वेटोरियल फोर्स ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ चार्ज क्यू. दिस इज not equatorial electric field of a dipole, because this object is not a dipole. This object has both the charges as plus q and plus q. The charge is should be plus q and minus q for a dipole. रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हर्षवर्धन अग्रवाल ने बोला, यह बिल्कुल सही बोला कि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है. एक्चुअली एक स्पेशल फैक्ट आप यही देखेंगे कि अगर इस चार्ज को पास होता हुआ एक रिंग बनाओ जिसमें दोनों चार्ज सिमेट्रिकली पास हो जाएं, तो उस रिंग का, अगर मैं ऐसा रिंग ड्रॉ करूं तो उस रिंग का रेडियस ए हो जाएगा. ये रिजल्ट आगे अभी रिंग आएगा तो करेंगे, लेकिन अभी अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ओरिजिन की तरफ फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन लग रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये जो ओरिजिन है ये माइनस क्यू चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है और प्लस क्यू चार्ज के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, अब हमने क्या लिखा कि ओरिजिन इज मीन पोजीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर माइनस क्यू. ओरिजिन is point of unstable equilibrium for, मतलब अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं और उसके दोनों चार्ज पॉजिटिव है, उसके सामने माइनस क्यू चार्ज रखा तो ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. अगर ये दो चार्जेस जो कि दोनों प्लस क्यू और प्लस क्यू है वो किसी भी माइनस चार्ज को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन की तरफ आएगा. एक बार ओरिजिन को क्रॉस किया तो ये दोनों चार्ज उसको वापस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वापस रिटार्ड होके रुकेगा, फिर वापस आएगा. यानी कि माइनस क्यू चार्ज ऑसिलेट्स ड्यू टू plus q pair about origin. Oscillates if x is much greater than a, then net force is 2kqx upon x square plus a square का पावर 3/2 में इस x को टेंडिंग टू 0 डाल देंगे, तो नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2kqx अपॉन a क्यूब. इस केस में नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया और टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया. तो ऐसे सिचुएशन को हम SHM कहते हैं, अदरवाइज ऑसिलेशन कहते हैं. मैंने जो बताया उसको समझना. दो चार्ज पॉजिटिव है और उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस चार्ज छोड़ने पर ओरिजिन की तरफ भागेगा. ओरिजिन पे भागते भागते वेलोसिटी आ जाएगी, तो उस वेलोसिटी से आगे चलेगा तो पीछे अट्रैक्शन आएगा, तो फिर ये रुकेगा, फिर दोनों पॉइंट के बीच में ये टू एंड फ्रो करने लगेगा. तो आप बोलेंगे भाई ऐसे मोशन को तो सर ऑसिलेशन कहते थे. हाँ, ऑसिलेशन कहते हैं किसी भी ऐसे मोशन को जिसमें फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगे हमेशा. मतलब राइट में जाए ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में लगे, और लेफ्ट में जाए तो राइट में लगे. तो इधर से छोड़ेंगे तो राइट में लगेगा, इधर से छोड़ेंगे तो लेफ्ट में लगेगा. यानी फोर्स दोनों साइड से मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है. ऐसे फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स कराता है हमेशा ऑसिलेशन. लेकिन अगर फोर्स ऐसा हो, तो यहां पे लिखा लेकिन अगर फोर्स ऐसा हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए,
तो ऑसिलेशन का स्पेशल नाम एसएचएम है। तो एसएचएम क्या है? एसएचएम भी ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल है जो इतना स्पेशल होता है कि उसकी कहानियां अलग से याद रखनी पड़ती हैं। सर उसमें क्या स्पेशल बात है? वो एसएचएम पढ़ेंगे तो करेंगे, लेकिन एक बेसिक स्पेशल बात समझना कि एसएचएम ही ऐसा ऑसिलेशन है जिसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। बस एसएचएम होना चाहिए। तो एसएचएम में अगर छोटा ऑसिलेशन करे या थोड़ा बड़ा ऑसिलेशन करे, अगर एसएचएम कर रहा है तो हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम होता है, चाहे छोटा करे या बड़ा ऑसिलेशन करे। एसएचएम ही केवल ऐसा ऑसिलेशन है, बाकी किसी ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होता। बाकी नॉर्मली ऑसिलेशन में जितने बड़े ऑसिलेशन होते हैं उतना ज्यादा टाइम लगता है, जितना दूर दूर तक जाएगा उतना टाइम ज्यादा लेगा। ये एक अलग कहानी है। एसएचएम में टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। चलिए, तो एसएचएम यहां पे हमने लिखा तब जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हो। ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ ही नहीं रहा, न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ रहा है, लेकिन मैंने बोला एक्स मच लेस देन ए हो तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, या इसको प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। तो ये माइनस एक्स केवल डायरेक्शन के हिसाब से लिया कि अगर वेक्टर में लिखे तो अगर डिस्प्लेसमेंट आई कैप है तो फोर्स माइनस आई कैप में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस आई कैप है तो फोर्स प्लस आई कैप में लग रहा है। तो ये फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा तब दिखता है जब एसएचएम हो। अगर फोर्स इक्वल टू प्लस के एक्स दिख रहा है तो तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तब तो अनस्टेबल है, भग जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट माइनस ए एंड प्लस ए, यानी कि मैंने यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और यहां सामने एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिख दिया। अब बताओ, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इस पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? आप कहेंगे जी ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। उल्टा कर दिया लेकिन फिर सेम आ गया आंसर। द चार्ज क्यू विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो कहां से छोड़ा गया है, ये डिस्टेंस 2a से छोड़ा गया है। अभी मैंने बोला था फॉर एसएचएम एक्स का वैल्यू मच लेस देन ए होना चाहिए। आपने बोला ये तो x का वैल्यू 2a है विच इज नॉट मच लेस देन a, तो ये तो बड़ा वैल्यू हो गया। जब बड़ा वैल्यू होता है तो ऑसिलेशन कहते हैं, लेकिन एसएचएम नहीं कहेंगे। तो डी ऑप्शन सही। हाँ, बच्चे कहते हैं सर ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। ये दोनों तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब ऐसे एक रॉड लिया, उसमें इसको भी बांध दिया, इसको भी बांध दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे इसको क्या मतलब है? आपको तो इस चार्ज का मोशन देखना है। अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि आपको किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स के लिए इंडिविजुअल फोर्स लेना है। वो चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं उससे इस तीसरे चार्ज के लगने वाले फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। हां, अगर ये दोनों चार्ज को मैं ऐसे रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, तो ये दोनों तो सर ऐसे भाग जाएंगे दूर, तो भाग जाएंगे ना भागे, इसीलिए तो मैंने फिक्स कर रखा है, तभी तो सवाल फिक्स बना हुआ है। कुछ लोग अभी सुपर पोजिशन का कमाल समझ नहीं पाए। एक बच्चा कह रहा सर सुपर पोजिशन की कौन सी बात आपको अचंभित कर गई? मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्स लग रहे हैं तो वो 10 के 10 फोर्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। क्या ये बात बहुत नॉर्मल बात लग रही है? अभी आपको मैं फंसाता हूं, रुक जाइए। अनुराग सिंह, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, इधर उधर की बातें नहीं। चलिए इसको करते हैं, देखो जरा समझना। टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए। ये देखो, एक पार्टिकल को रखा एक्स इक्वल टू प्लस ए पे, एक को रखा एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, प्लस क्यू चार्ज है माइनस ए पे रखा है।
फिर लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q0 q/2, मतलब अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये भी चार्ज पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये आधा लिखा है, इसका साइन q जैसा ही है, तो तीनों पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? आप कहेंगे जी ये भी ऐसे रिपेल करेगा, ये भी ऐसे रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा। लेकिन लिखा है y इज मच लेस देन a, अगर y मच लेस देन a होता है तो जो नेट फोर्स है वो 2k q x अपॉन y का पावर नहीं, x की जगह y आ गया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, a का पावर 3, a का पावर 3, ऐसा आंसर हमारा पहले आया था। x की जगह y लिख दिया बस। लेकिन इसमें आंसर फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस y आएगा कि माइनस y आएगा? आपको लिखना प्लस y आएगा, क्योंकि ये एसएचएम वैसे भी नहीं करने वाला था। ये सारे फोर्स रिपल्सिव हैं। अगर पॉजिटिव y में पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स भी पॉजिटिव y में रखे लगेगा, नेगेटिव y में पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स नेगेटिव y में रखेगा, यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, रिपल्सिव है। ये तो एसएचएम वैसे भी नहीं हो रहा था। मास m चार्ज q0 is placed at origin, रख दो भाई। If the charge q0 is given small displacement along y axis, डिस्प्लेसमेंट along y axis, ये y axis पे ऊपर ले गए, तो बोला फिर नेट फोर्स बताओ। तो नेट फोर्स अभी अभी हमने बोला था दो एक जैसे चार्ज होते हैं, तो बीच में रखे हुए चार्ज का फोर्स k q q y, x की जगह y आ गया, k q q y अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2। ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर यहां छोड़ दिया तो यहीं से बाहर इंफिनिटी पर निकल लेगा, तो सर वापस कब आएगा? कभी नहीं आएगा। तो सर अगर नीचे छोड़ दे तो नीचे छोड़ दे तो नीचे इंफिनिटी में निकल लेगा। तो सर ओरिजिन पे छोड़ दे तो ओरिजिन पे ही रहेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ओरिजिन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर जरा भी ऊपर उठा के छोड़ रहे हो तो भी बाहर भाग जा रहा है, जरा नीचे उठा के गिरा के छोड़ रहे हो तो नीचे भाग जा रहा है। इसका मतलब है जहां पे है वहां पे जस्ट बैलेंस्ड है। अगर जरा भी डिस्टर्ब करते हो तो निकल लेता है दूर, वापस ही नहीं आ रहा। अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते और उसको y से छोड़ते तो ये वापस खींच लेता, वापस खींचता तो हम बोलते अरे भैया इस समय जो फोर्स है वो -y की डायरेक्शन में है। चलिए एक सवाल और करते हैं। 4 charges q1 q2 q3 q4 of same magnitude are fixed along -2a -a and +2a respectively. Positive charge q is placed on positive y-axis at a distance b. 4 options of the signs of the charges are given in list 1. The direction of forces of charge q is given in list 2. आप बताइए आंसर क्या होगा? यहां पे लिखा है Q1, Q2, Q3, Q4 सारे पॉजिटिव हैं। ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो सारे पॉजिटिव अपने से रिपेल करेंगे, बाहर बनेगा, रिपेल करेंगे तो बाहर बनेगा, यानी फोर्स ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। तो हमारा इस P ऑप्शन में कौन सा आंसर आना चाहिए? +y आना चाहिए। ठीक, +y लिख दिया। दूसरा, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो यहां देखते हैं Q1 Q2 पॉजिटिव है बट Q3 Q4 नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों को प्लस लिखा, इनको माइनस लिख दिया। तो माइनस वाले प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और प्लस वाला रिपेल करेगा। तो यहां देखिए आप ध्यान से, ये चार्ज है, यहां पे प्लस पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल कर रहा है और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ चलेगा, यानी कि ये राइट साइड में चलेगा। इस राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो हमारे Q का आंसर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी P का आंसर 3 है और Q का आंसर 1 है। ये दोनों ऑप्शन अभी तक जिंदा है। फिर Q1 और Q4 पॉजिटिव है, Q2 Q3 नेगेटिव है।
तो Q1 अभी उल्टा कर देते हैं, चलो Q1 और Q4 पॉजिटिव है, Q1 और Q4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले रिपेल करेंगे और Q2 एंड Q3 नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, ये भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। तो फोर्स जो है या तो प्लस वाई में बनेगा या माइनस वाई में बनेगा, डिपेंड करता है किसका फोर्स स्ट्रॉन्गर है। ऐसा कोई वैल्यू दिया नहीं है, और नहीं, चार्जेस के वैल्यू तो बराबर है, ये चारों Q1 Q2 Q3 Q4 के वैल्यू बराबर है, तो ये वाले चार्ज पास में भी है और इनका स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो आप देखिए Q1 वाला पॉजिटिव है और Q2 वाला नेगेटिव है, Q3 वाला भी नेगेटिव है, Q4 वाला पॉजिटिव है। हाँ, तो जब इस चार्ज से देखेंगे ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स बनेगा, जबकि प्लस Q और प्लस Q वाले फोर्स ऐसे रिपेल कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से अपवर्ड बनेगा। लेकिन ये जो साइड वाले Q1 Q4 हैं, इनके फोर्स का डिस्टेंस ज्यादा, इसके चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स स्मॉलर होंगे, और एंगल भी बड़ा है तो उसका कंपोनेंट भी स्मॉलर बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो Q2 और Q3 है, ये तो स्ट्रॉन्गर फोर्स भी लगा रहे हैं और दोनों का छोटा एंगल भी बन रहा है, तो उनका कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्गर नीचे आएगा, तो ये माइनस वाई की तरफ फोर्स चलेगा। यानी कि आर वाले का आंसर माइनस वाई होना चाहिए, तो आर का आंसर 4 होना चाहिए, यानी पी का आंसर 3 हो गया, क्यू का आंसर 1 हो गया और आर का आंसर 4 होना चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? आर का आंसर 4 और फिर एस का आंसर 2 अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप जुगाड़ लगा देना। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। तो Q1 और Q4 का फोर्स रिपल्सिव है और Q2 Q3 का अट्रैक्टिव है, लेकिन Q1 Q4 दूर है, तो इनका फोर्स रिपल्सिव वाला छोटा मैग्नीट्यूड बनेगा और अट्रैक्शन का ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा। ये बड़े चार्जेस हैं, मतलब सारे चार्जेस बराबर हैं, तो दूर वाले चार्ज होने की वजह से कम फोर्स रिपल्शन और ज्यादा अट्रैक्शन, यानी नीचे की तरफ फोर्स आएगा माइनस वाई में। तो इस सिचुएशन में माइनस वाई में फोर्स आएगा। चौथा वाला आप अपने आप मैच कराना। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या इसको होमवर्क में करोगे एक बार? इसमें मैं हिंट बता देता हूं आपको। हिंट है कि किसी भी एक पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे तो उस पे 4 फोर्स लगेंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक एमजी लगेगा, एक टेंशन लगेगा और चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ऐसा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन रिपल्सिव फोर्स और टेंशन एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन पर लगेंगे, तो मैं इस फोर्स का नाम, ये T है और ये मान लो रिपल्सिव फोर्स F है, ये K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर वाला फोर्स है, तो मैं इनको मिला के एक ही फोर्स बना लूंगा और इसका नाम T माइनस F लिख दूंगा। जब इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा और इस पे जो तीसरा फोर्स है वो सीधा T माइनस F हो जाएगा, क्योंकि T भी दोनों पॉइंट के बीच में एक ही धागा है तो बराबर लगेगा, और दोनों चार्ज के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो भी दोनों चार्ज के बीच का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो यहां पे 3 चीजें पूछी है, एंगल अल्फा, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, यानी 4-5 चीजें हो गई। आप इसको एक बार ट्राई करना, लैमीज थ्योरम लगाना, लैमीज थ्योरम लगाना और इसको सॉल्व करना, होमवर्क है। अच्छा सवाल है, नहीं तो मैं कर देता। आज का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम।
if 2-point charges are kept in vacuum, then force on Q1 by Q2 is F is equal to, अब ना क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं इसलिए के को ओपन करके रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स का वैल्यू हो गया। इसमें एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज डिफाइंड फॉर वैक्यूम बिकॉज वी आर इनसाइड अ वैक्यूम, तो यहां लिख दिया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसा नाम रख दिया एक प्रॉपर्टी का। देखो ये देखा गया कि चार्ज को अलग अलग मीडियम में रखने पर चार्ज पर फोर्स बदल जाता है, तो ऐसा कोई फैक्टर जरूर होगा। भाई अगर मीडियम में रखने पर चार्ज का वैल्यू तो नहीं बदलता, चार्ज तो वही रहता है, दोनों के बीच का सेपरेशन भी हम नहीं बदलते। जैसे मैंने पानी में अगर दो चार्जेस को रखा 1 मीटर में और वैक्यूम में वही दो चार्जेस को रखा 1 मीटर में, तो चार्जेस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है और 1 मीटर का डिस्टेंस भी दोनों जगह सेम है, तो चार्ज भी नहीं बदला, आर भी नहीं बदला। इसका मतलब है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाले फैक्टर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके पहले जो कांस्टेंट लिखते हैं उसी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती होगी जो जिसका वैल्यू बदलता होगा। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी डिफाइंड है एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलते परमिटिविटी, और जो कांस्टेंट के है उसका वैल्यू, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अब हमने क्या किया कि इफ द चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, एक नया मीडियम हमने लिया, उसमें चार्ज को रख दिया और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम है, जिसका वैल्यू एंड एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एक के या एप्सिलॉन आर है। इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये किसी मीडियम के लिए डिफाइन कर दिया। हर मीडियम का परमिटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम का परमिटिविटी मुझे याद है, बाकी सबका रेशियो याद कर लेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना है। जैसे जैसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी याद कर लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, इसका मतलब है कि वाटर के डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 3 टाइम्स है, तो वाटर के रिलेटिव किसी का डेंसिटी निकाला, नाम रख दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बाकी दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है यूनिट के साथ, आपको क्या करना है, केवल वाटर की डेंसिटी याद रखनी है और बाकी सबका रेशियो बता लेना है। तो किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.8 है, इसका मतलब है वाटर से 3.8 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। किसी का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो हम बोलेंगे वैक्यूम का जितना परमिटिविटी होता है उसका डबल कर दोगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा। तो ये जो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी से एक रेशियो आया, जिसको हमने डिफाइन कर दिया एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन एम का वैल्यू ई नॉट इंटू के ऐसे हम लिख सकते हैं, या मीडियम का परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। ज्यादातर मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन होगा, आप मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से तो पता चल जाएगा आपको। और वैक्यूम का परमिटिविटी हमको याद रहता, बाकी सारे मीडियम का परमिटिविटी हमको याद नहीं रखना है।
तो आपने बोला हर मीडियम का परमिटिविटी अलग है। जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे थे तो फोर्स का आंसर ऐसा आ रहा था, फोर्स का आंसर ऐसा आ रहा था। अब जब किसी मीडियम में रख देंगे तो वहां पे नई परमिटिविटी आपको दिखनी चाहिए। इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहां पे ऐसे लिख दिया, मीडियम का परमिटिविटी L0 इंटू के हो गया। ठीक है, अब मैं एक आपसे एक कहानी पूछता हूं, समझना ध्यान से। ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, जहां ये रखे वहां वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम कहां है? आप बोलेंगे चार्ज के अलावा सारी जगह वैक्यूम है, चार्ज के अलावा सारी जगह वैक्यूम है, सारी दुनिया वैक्यूम है, कहीं भी कोई पार्टिकल नहीं है, दो चार्ज है और वैक्यूम है। याद रखिएगा, ये नहीं कहना सर दो चार्ज है और उनके बीच में थोड़ा सा वैक्यूम है, थोड़ा सा नहीं है, इन दो चार्ज के अलावा कुछ भी और नहीं है। सो देयर इज एवरी प्लेस अदर देन दीज टू चार्जेस इज वैक्यूम। एब्सोल्युटली नो मीडियम इज केप्ट ऑल अराउंड दीज चार्जेस। तो बताइए, ये दोनों चार्ज आपस में जब फोर्स लगा रहे होंगे तो फोर्स F ऑन Q1 बाय Q2 मैंने मान लिया F, इसको अज्यूम कर लिया इन वैक्यूम। अभी फिर से लिख रहा हूं, ये दो चार्ज फिर से रख दिए, सेम डिस्टेंस है Q1 Q2, और इनको रख दिया किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। और मीडियम कहां है? ऑल अराउंड द चार्जेस है। याद रखिएगा, कभी भी पार्शियली मीडियम से नहीं कर सकते। तो फिर से सुनो, दो चार्जेस रख दिए, कहां रख दिए? किसी मीडियम में रख दिए। मीडियम कहां है? क्या छोटा सा एक पार्टिकल है मीडियम का बीच में? नहीं नहीं, वो चार्ज में मीडियम वही है जहां वैक्यूम था। तो वैक्यूम तो चार्ज के चारों तरफ हर जगह था, दूर दूर तक। तो आपने मीडियम भी ऐसे ही भरना है। तो मैंने बोला दो पॉइंट चार्ज को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो मीडियम कहां है? मीडियम भी पूरा चारों तरफ है, चार्ज के चारों तरफ दूर दूर तक। सेलेक्टिव छोटे वॉल्यूम में मीडियम नहीं रखा जाएगा। हालांकि दुनिया में एक सवाल ऐसा चलता है जिसमें पार्शियली मीडियम सामने रख के आपसे फोर्स का जवाब पूछते हैं। कोई भी पूछे समझ जाना वो नालायक है, उसको नहीं पता फिजिक्स में क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, Q1 Q2 मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और मीडियम इज सराउंडिंग द चार्ज फ्रॉम ऑल अराउंड। अब मुझे बताओ, अब मैं लिखता हूं फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझको? बोलो। अब जवाब देखना, जवाब देखने कई लोगों को झटका लगेगा। फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 इज F, सेम एज बिफोर। लेकिन परमिटिविटी का क्या रोल है? अभी अभी तो हमने पढ़ा कि परमिटिविटी चेंज हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना। नेट फोर्स on a charge changes from F to F by K। मैंने जो सवाल आपसे पूछा वो एक ट्रिक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो। सवाल में क्या लिखा है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 इज F। फिर मैंने क्या पूछा? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, आपका जवाब है F। और इस बात को पकड़ना ध्यान से, सब लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, जब मैं Q1 से Q2 का फोर्स पूछ रहा हूं, Q1 पर Q2 का फोर्स पूछ रहा हूं, तो वो इंडिविजुअल फोर्स है और इंडिविजुअल फोर्स किसी और के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब फिर से सुनो, जब Q1 पर Q2 ने फोर्स F लगाया वैक्यूम में, तो मीडियम पे रखने पर फोर्स का वैल्यू F by K क्यों हो जाता है?
क्योंकि जब पहले Q1 पे केवल Q2 फोर्स लगाता था, अब Q1 पे दो लोग फोर्स लगाएंगे। कौन कौन? Q2 के साथ साथ मीडियम। अगर Q1 पे टोटल फोर्स देखोगे तो F से बदल के F/K हो जाएगा, लेकिन अगर Q1 पे केवल Q2 का फोर्स देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्स कभी भी चेंज नहीं होता। क्या आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा है? क्या आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा? क्या आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इस बात का, तो आपने बोला सर फिर F/K का फॉर्मूला हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? F/K चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू बताएगा। लेकिन सर ये फिर नेट फोर्स चेंज ही क्यों हो रहा है? ये नेट फोर्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जब पहले चार्ज पर केवल Q2 फोर्स लगाता था, अगर दोनों को मीडियम में डाल दिया तो चार्ज पर अब Q2 भी लगाएगा और मीडियम भी लगाएगा, तो दो लोग मिलकर लगाएंगे, दो लोग मिलकर लगाएंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला फोर्स उतना ही लग रहा है। समझ गए क्या? ठीक है ना? अगर ये याद रहेगा तो आपको इफेक्ट ऑफ मीडियम भी पता चलेगा। कैसे? मान लीजिए किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, और दो चार्जेस के बीच में, बहुत आराम आराम से सुनना और दिमाग से सॉल्व करके बताना मुझे, दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स था 100 न्यूटन, वैक्यूम पे फोर्स था 100 न्यूटन, मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, तो बताइए मीडियम में डालने पर अब किसी एक चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा? आपको बोलना है नेट फोर्स चेंजेस फ्रॉम F टू F/K। नेट फोर्स यानी जो फोर्स था 100 न्यूटन वो अब बदल के हो गया 100/4, 25 न्यूटन। लेकिन चार्ज आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं? आप बोलोगे सर वो तो 100 लगा रहे थे, वो तो 100 ही लगाते रहेंगे। तो चार्ज अगर 100 ही लगा रहा है लेकिन मुझे केवल 25 दिख रहा है, तो बताओ मीडियम कितना फोर्स लगा रहा होगा? अगर चार्ज पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो बदल के फोर्स लेकिन 25 ही लग रहा है। हमको लग रहा है यार 25 क्यों लगा रहा है ये? अभी तो 100 लगा रहा था, अच्छा भला 100 न्यूटन लगा रहा था, तो 100 से 25 रह गया, तो मीडियम ने कितना फोर्स लगाया होगा? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो आप ना जरा ये भी फॉर्मूला लिख लीजिए। यहां देखो लिखा F मीडियम इज इक्वल टू -F1 - 1/K, यानी पूरा फोर्स बदल के F से F/K हो गया, तो कितना चेंज आया? वो जो चेंज आया वो मीडियम ने लगाया, -F1 - 1/K, ये लिख लो। हंड्रेड का फोर्स बदल के 25 रह गया, यानी 75 गायब हो गया, तो मीडियम 75 खा जाएगा, तो मीडियम -75 लगाएगा। चलिए, दो चार्जेस लिखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन टू चार्जेस। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको दो चार्ज के बीच में रख दिया है। ये इट इज नॉट कंप्लीटली सराउंडिंग द मीडियम, इट इज ओनली केप्ट बिटवीन टू चार्जेस। कंप्लीटली सराउंड नहीं कर रहे, केवल ऐसे स्लैब जैसा रख दिया है। यहां पे +Q1 चार्ज है, ये -Q2 चार्ज है। सवाल पूछा है Q1 Q2 के बीच में फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? Q1 और Q2 के बीच में फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ठीक है, तो बताइए, +Q1 और -Q2। तो आपने पहले बोला कि ये वैक्यूम में जो फोर्स लगता था उसके कंपैरिजन में पूछ रहे हैं, स्लैब रखने के बाद फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो यहां पे देखो, यहां पे +Q चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे पोलराइजेशन से कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? माइनस। और यहां पे -Q चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे पोलराइजेशन की वजह से कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? प्लस।
अब आप आराम आराम से समझते जाना और आंसर बताते जाना। ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां माइनस क्यू चार्ज है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि सारे चार्ज का सम मिला के 0 है। तो एक साइड थोड़ा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से आ गया है और एक साइड अट्रैक्शन की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखो कि नेगेटिव किसी एक पे फोर्स निकालते हैं, तो हम लोग नेट फोर्स ऑन Q2 निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन Q2। तो एक तो लगेगा Q1 जो लगाएगा, फोर्स ड्यू टू Q1, प्लस इस चार्ज को बोल दिया माइनस Q और इसको बोल दिया प्लस Q। तो एक फोर्स लगाया माइनस Q की वजह से और एक फोर्स लगाया प्लस Q की वजह से। प्लस Q का फोर्स अट्रैक्टिव है क्योंकि ये अब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। माइनस Q का फोर्स रिपल्सिव है। ये हुआ नेट फोर्स। इसमें फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 वही है जो पहले से ही लग रहा था, जो प्रीवियस केस में था। तो Q1 का फोर्स तो प्रीवियस वाला है, और हमने बोला कि ये प्लस Q नजदीक है चार्ज और माइनस Q दूर है। तो ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू प्लस Q इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू माइनस Q, क्योंकि ये दूर है और ये क्लोजर है। तो जो चार्ज क्लोजर होता है वो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता है। तो इस फोर्स का वैल्यू ज्यादा है और इसका फोर्स का वैल्यू कम है। अब फोर्स को वेक्टर के हिसाब से नहीं लिख के रिपल्शन अट्रैक्शन के हिसाब से लिखते हैं। तो प्लस Q1 का भी फोर्स अट्रैक्टिव था, माइनस Q का फोर्स रिपल्सिव था और प्लस Q का फोर्स अट्रैक्टिव था। तो यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स ऐड हुआ और दूसरा फोर्स रिपल्सिव वाला सब्ट्रैक्ट हुआ। तो मैंने बोला इसमें एक वैल्यू ऐड हुई और दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, लेकिन ऐड होने वाली वैल्यू ज्यादा है और सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स का नेट वैल्यू है वो नेट वैल्यू इंक्रीज हुआ। आप आराम आराम से फिर से समझो। अगर ये स्लैब नहीं होता तो प्लस Q1 वाला चार्ज माइनस Q2 वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता। ये फोर्स ड्यू टू Q1 है। ये वैक्यूम में, जब मैंने इनके बीच में स्लैब लगा दिया तो क्या Q1 इसके ऊपर फोर्स चेंज कर देगा ना? तुम कहोगे Q1 अपना फोर्स वही लगाएगा जो लगा रहा था, Q1 को किसी दूसरे के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। यह मुद्दा आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। बहुत से बच्चे ये भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कुछ जादू हो रहा है, जब मीडियम आ जाता है तो कुछ मैजिक होता है और चार्ज अपना फोर्स लगाने का प्रॉपर्टी भूल जाता होगा। सर वो पानी में डूब रहा है चार्ज, अब वो पानी में डूब रहा है बेचारा परेशान है, उल्टा आप कह रहे हैं कि उसको फोर्स भी लगाओ, तो वैसे ही परेशान है वो, फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसा चार्ज के साथ नहीं है, चार्ज अपना फोर्स लगाता रहेगा। तुमने मीडियम रख दिया तो मीडियम में जो चार्जेस क्रिएट होंगे वो भी फोर्स लगाएंगे। तो मीडियम में कैसे चार्ज क्रिएट होंगे? तो प्लस Q के बाजू में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, माइनस Q के बाजू में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन वैल्यू सेम, क्योंकि पूरा बीच का मीडियम न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है, नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यानी अदर देन प्लस Q1 there are two charges which are either attracting or repelling this charge additionally। लेकिन जो अट्रैक्शन लगाने वाला फोर्स है वो नजदीक होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लस Q1 की हेल्प कर रहा है। ये जो प्लस Q है ये प्लस Q1 की हेल्प कर रहा है और माइनस Q इसको रिपेल करके अपोज कर रहा है। तो लेकिन जो हेल्प कर रहा है, मतलब जो वैल्यू बढ़ा रहा है, उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। तो बढ़ाने वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है और घटाने वाला इफेक्ट वीकर है, तो नेट फोर्स में वैल्यू एडअप हो जाएगी। तो वैल्यू एडअप हो जाएगी तो इक्वेशन आंसर बढ़ जाएगा। तो आई कैन से इट इज इंक्रीजिंग। ये भी एक सवाल है, बोला है टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। हमने इसको थीटा मान लिया, ये थीटा एंगल, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ 0.8 ग्राम पर cc remains same, तो the angle remains same।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि tan थीटा का वैल्यू होता है F अपॉन mg। अब यहां पे इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दिया, तो अब ऑल अराउंड द ऑब्जेक्ट लिक्विड है, सेलेक्टिवली लिक्विड में नहीं डाला है, पूरा सिस्टम इमर्ज्ड है। तो जब पूरा सिस्टम इमर्ज्ड है तो पूरे फोर्स का नेट आंसर F बाई के, मतलब कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है, चार्ज तो अभी भी F लगाएगा लेकिन लिक्विड सब लगा के इस फोर्स का F बाई के वैल्यू कर देगा। तो पहले ये वैक्यूम में हमने लिखा ऐसा था, बाद में tan थीटा में F की जगह लिख देंगे F बाई के और mg की जगह लिख देंगे mg माइनस अपथ्रस्ट। एक बॉइंट फोर्स होता है लिक्विड में जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं। क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम किसी ने सुना है? वही अपथ्रस्ट अभी हमें लगाना है। किसी को फॉर्मूला नहीं पता उसको मैं बता देता हूं कि लिक्विड का डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई करते ही अपथ्रस्ट आ जाता है। तो यहां F बाई के कर दिया, F की जगह F बाई के, mg की जगह। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि लिखा है एंगल रिमेन सेम, F अपॉन mg। F से F काट दिया, 1 बाई के ऊपर भेज दिया, mg ऊपर भेज दिया, ये k नीचे है ऊपर भेज दिया, तो k का वैल्यू आया mg अपॉन mg माइनस अपथ्रस्ट यानी बॉइंट फोर्स। mg को लिखा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और mg को लिखा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस अपथ्रस्ट को लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम सॉलिड का ही होता है लेकिन mg में सॉलिड का डेंसिटी लिखते हैं और अपथ्रस्ट में लिक्विड का डेंसिटी विद सॉलिड का वॉल्यूम। ये vg काट दिया तो k का आंसर आया रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। लिख दो, लिक्विड का डेंसिटी है 0.8 और सॉलिड का डेंसिटी है 1.6 यानी डबल है। पूरा इमर्ज्ड होने पर फोर्स का आंसर F बाई के हो जाता है, ये याद रखना है। पार्शियल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। कुछ लोग पार्शियल के लिए भी फॉर्मूला F बाई के का बनाते हैं विच इज एब्सोल्युटली रबिश एंड रॉन्ग। इसको सॉल्व कर लेना भाई। हमने देखा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, वैसे तो 2-4 मिनट बाकी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पढ़ के पिक्चर बना लेते हैं और आगे यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं बच्चों इस चैप्टर में। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारी अप्रोच कैसे रहेगी याद रखना। पहले पार्ट में हम फोर्स और फील्ड पढ़ेंगे, फोर्स और फील्ड, ये फर्स्ट पार्ट है। मैं बोलता हूं हमेशा चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कोई भी चैप्टर बड़ा है, डिवाइड दैट चैप्टर इनटू 2 to 3 पार्ट्स। उससे क्या होगा, उससे फायदा यह होगा कि चैप्टर छोटा लगने लगेगा और आपको एक बार में केवल एक पार्ट को ही कंट्रोल करना है। जैसे एक पार्ट कंट्रोल हो गया, आपका वो पार्ट एक नए चैप्टर की तरह है, वो खत्म हो गया। तो जब भी बड़ा चैप्टर दिखे और ऐसा लगे कि ओवरवेलमिंग हो रहा है तो आप उसको 2-3 पार्ट में, तो आपको याद होगा रोटेशन को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया था। एक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा था टॉर्क एंड डायनेमिक्स यानी कि F इज इक्वल टू m, न्यूटन्स लॉ वाला टॉर्क। तीसरा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तीसरा 3 किस्से थे।
इस चैप्टर को भी 3 हिस्से में ब्रेक कर रहे हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे, फोर्स की बात कर रहे थे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसकी प्रैक्टिस को लेके कल भी कुछ क्वेश्चंस भेजे, आज भी कुछ सवाल जाएंगे। आज मोस्टली 3 या 4 चार्जेस वाले जाएंगे, सुपरपोजिशन वाले। दूसरा हमारा जो अभी हम फील्ड में घुस रहे हैं, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में घुस रहे हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। यही पार्ट में सबसे ज्यादा समय लगेगा, मे बी 4 से 5 क्लास इसमें लगेंगी। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, एक तो हो गया फोर्स एंड फील्ड, दूसरा पॉइंट हो गया पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे लल्लू, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको नहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं। हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए पॉइंट चार्ज लगते हैं और पॉइंट चार्ज सबसे पहले पढ़ाया जाता है। हर बुक में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ही डिफाइंड होता है, लेकिन हम बुक के हिसाब से नहीं चल रहे, हम उसी हिसाब से चल रहे जिसमें हमको कम मेहनत लगे, हमको कम चीजें याद करनी पड़े और एक साथ सारे रिजल्ट मेरे दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। बीच में डाइपोल छोड़ दूंगा। डाइपोल का सवाल आपके नोटबुक में या बुकलेट में, मॉड्यूल में, किसी बुक में कहीं आ जाए तो घबराना नहीं। ये मत सोचना कि मैंने डाइपोल पढ़ाया नहीं है, या मुझे डाइपोल आता नहीं है, या डाइपोल करना मुझे भूल गया हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये चीज मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, केवल इमेजिन करो, 2 मिनट है हमारे पास, इमेजिन करो। अभी हमने देखा कि जब 2 चार्जेस के बीच में फोर्स होता है तो दूर से ही लग जाता है। जब फोर्स दूर से लग जाता है तो हम कहते हैं एक चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जिस इफेक्ट की वजह से दूसरा चार्ज केवल आता है पास में और फोर्स लगा देता है। इस इफेक्ट को जो दूर दूर तक फोर्स लगा दे, बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा दे, बिना छुए ही फोर्स लगा दे, कहते हैं फील्ड। तो सर मैग्नेट भी तो एक दूसरे को दूर से फोर्स लगाता था, वहां तो आप कहते नहीं थे, वहां तो कहते थे वहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। सर प्लैनेट भी एक दूसरे पे, अर्थ सन सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दूर से ही लगा रहे हैं, टच करने की जरूरत नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जिस इफेक्ट में फोर्स बिना टच किए लगेगा उसमें हम फील्ड का कॉन्सेप्ट घुसा देंगे। तो ये तो सर थ्योरेटिकल बात हो गई कि अगर एक रूम में चार्ज मेरा एंटर किया और पहले से एक चार्ज ने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो हम कहेंगे भाई तुम जहां घुस रहे हो वो किसी चार्ज की फील्ड है। मान लीजिए इस रूम में मैंने एक चार्ज पहले से ही रखा हुआ बीचों बीच, ऐसे टांग दिया है छत से। अब ये चार्ज इस रूम में फील्ड बना चुका है, तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस रूम में घुसने की कोशिश करेगा, ये उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दूर से ही करेगा। तो हम कहेंगे अरे यार इस रूम में तो उस चार्ज की फील्ड। ये हो गया फील्ड का इफेक्ट। तो लेकिन फील्ड को हम कैसे बनाएं, यानी कि कैसे समझें या कैसे कैलकुलेट करें। तो फील्ड एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी की तरह से डिफाइन किया जाएगा जिसको हम कैलकुलेट भी करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास कोई टेस्ट चार्ज है क्या? तुमने बोला टेस्ट चार्ज क्यों चाहिए और टेस्ट चार्ज होता क्या है? हमने बोला कोई भी घर पे चार्ज पड़ा है क्या? तुमने कहा हाँ, पीछे मेरे पास एक बक्सा है, बॉक्स है, उसमें जाके देखता हूं, हो सकता है दादाजी का कुछ सामान हो सकता है उसमें कोई चार्ज पड़ा हो। तो तुम बॉक्स खोला, तुमने देखा 3 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ, तो मेरे पास ले आए। तुमने बोला सर मेरे पास ये 3 कूलम का चार्ज था, यही चार्ज को लेके बताओ फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला देखो मेरे रूम में छत में एक चार्ज चिपका हुआ है, हम उसको जानते हैं ये हमारे रूम में फील्ड क्रिएट कर रहा है, रूम में हर जगह फील्ड क्रिएट कर चुका है। तुम अपना टेस्ट चार्ज, जिससे तुम टेस्टिंग करोगे कि यहां पे फील्ड है कि नहीं, तुम इस टेस्ट चार्ज को इस रूम में लेके जैसे ही आओगे, तुम्हारे 3 कूलम चार्ज पर एक रिपल्शन आ रहा होगा। तो तुम कहोगे अरे यार ये रिपल्शन तो अभी अभी आया रूम में आने पर, इसका मतलब यहां पे पहले से ही उस छत वाले चार्ज की फील्ड है। एक रूम में पहले से चार्ज फिक्स है जिसकी फील्ड क्रिएटेड है, उसमें जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज लाओगे फोर्स लगेगा, और फोर्स जितना स्ट्रांग लगेगा उतनी ज्यादा फील्ड होगी। अगर वीक फोर्स लगेगा तो तुम बोलोगे अरे बड़ा कम फोर्स लगा पा रहा है, मतलब फील्ड में कोई दम नहीं है। और अगर स्ट्रांग फोर्स लगेगा तो ज्यादा। तो हमने कहा कि अभी फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल है, आप फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज ले लो और उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो।
सर टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? टेस्ट चार्ज कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, यूनिट पॉजिटिव +1 से डिवाइड करोगे तो जो फोर्स का आंसर आएगा उसी को फील्ड का आंसर। तो अगर तुम्हारे पास हजारों टेस्ट चार्ज हैं और तुम केवल एक ही टेस्ट चार्ज से फील्ड निकालना चाहते हो तो +1 वाला चार्ज लेके जाओगे तो +1 पे जो फोर्स लगेगा और +1 से डिवाइड करोगे तो फोर्स ही फील्ड हो जाएगा। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसका क्या इमेजिनेशन है ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये हो गया। आज की कहानी इतनी ही बच्चों।